हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस के जो भी आज के एडिटोरियल्स है उसको लेकर के हम आ गए हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही। अब हम क्या करने वाले हैं, जितना भी हमने कल बात की थी कि आने वाले 1-2 दिनों में हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, और वो चेंजेस यही है कि अब से जो एडिटोरियल होगा उसमें आपको द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ एडिटोरियल्स मिलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, तो हमारी अब ये कोशिश रहेगी कि दोनों ही जो बड़े एक तरीके से न्यूज़पेपर है जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है यूपीएससी एग्जाम में, तो दोनों ही न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। आईआर से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मुझे दोनों ही न्यूज़पेपर में दिखाई देंगे मैं उनको अभी कराने वाली हूँ। साथ के साथ एक और अलग से वीडियो हमारा आने वाला है जो कि बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आधे घंटे या फिर 30 से 40 मिनट का वो वीडियो रहेगा। उसमें जितने भी इन दोनों साथ के साथ 1-2 और भी न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमी के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छे आपके आर्टिकल्स आते हैं, और यूपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब से हम ये करने वाले हैं कि एडिटोरियल की क्लासेस अलग होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होंगी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं वो 1-1 घंटे का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने से डिसाइड किया है कि एडिटोरियल की क्लासेस आपके उसके लिए अलग वीडियो आएगा, और जो करंट है, जो डे टू डे जो भी आपके दोनों तीनों पेपर्स में है उनके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। तो बहुत ही अच्छा अब जा करके आपको एक तो प्रोडक्टिव चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही रिलेवेंट, साथ के साथ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बिल्कुल भी कोई भी इररिलेवेंट चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, इसकी बिल्कुल गारंटी रहेगी। हर पेपर के हिसाब से हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आपको न्यूज़ प्लस एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करूँगी। यानी कि आने वाले समय में जो करंट की क्लासेस होंगी उसमें द हिंदू के भी न्यूज़ होंगे। मान लीजिए पॉलिटी से रिलेटेड द हिंदू में न्यूज़ अच्छी आती है। इंडियन एक्सप्रेस में भी अपने 1-2 न्यूज़ ऐसे होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, छोटी बड़ी न्यूज़। साथ के साथ में बिजनेस स्टैंडर्ड में इकोनॉमी के बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, तो इन सब को मर्ज करके हम एक 30 से 40 मिनट का अलग से वीडियो बनाया करेंगे, जिसमें डेली का जो करंट होगा वो होगा, और एडिटोरियल तो अपना चलता ही रहेगा, जिसमें द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही कवर किया जाएगा। तो आज जो है वो एक तरीके से छोटा सा आपको ट्रेलर दिया जा रहा है। कल से बिल्कुल शेड्यूल टाइम पर लाइव क्लासेस चलेंगे एडिटोरियल के लिए, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की आपको एडिटोरियल्स दिखाई देंगे। तो यही था सरप्राइज़ जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा काम बचा हुआ है थंबनेल वगैरह से रिलेटेड, सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर कल से आपको बिल्कुल एक नए अंदाज में सारा सेशन दिखाई देगा। तो अगेन कहूँगी, स्टे कनेक्टेड विथ अस, और चलिए शुरू करते हैं। आज जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं साथ के साथ में एडिटोरियल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल से ये दोनों चीज़ें आपको सेपरेट वीडियो में दिखाई देंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि आज क्या खास है। तो आज की ताज़ा खबरों में जो कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों से उठाई गई हैं, क्या है, सबसे पहले तो बिग रिफॉर्म पुश की बात की गई है। ये बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड आपको एडिटोरियल दिखाई देगा, जहां पर अभी हमें मालूम है कि जुलाई में जो है आपका बजट पेश होने के लिए जा रहा है। 18th जो लोकसभा है वो अभी आपने कल पढ़ा होगा, आज न्यूज़पेपर में भी आया है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपना पहला जो लोकसभा है वो गठित हुई है, उसके लिए जो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला करके वो क्या करती हैं, अभिभाषण देती हैं, फर्स्ट स्पीच जो देती हैं, वो भी काम कंप्लीट हो गया है। अब सदन की कार्यवाही बिल्कुल चलेगी अपने हिसाब से, और जुलाई में जो है वो बजट जो है पेश किया जाएगा। चूँकि इस बार इलेक्शन थे, इसकी वजह से एंटरिम बजट जो है वो पेश किया गया था। एंटरिम बजट में 2-3 महीनों के लिए ही काम होता है, कि मान लीजिए 31 मार्च से जो भी एक टेन्योर कंप्लीट होकर के 1 अप्रैल से जो भी नया साल शुरू होता है, ये फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। तो जो 31 मार्च को क्लोजिंग होती है और 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारी गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर अगले 2-3 महीने जिस तरीके से अभी आपका पूरा जो एक तरीके से इलेक्शन चला था और फिर जा कर के यहाँ पर जून में रिजल्ट आए, तो ये 2-3 महीने में किस तरीके से सरकार चलानी है उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती, इसलिए एंटरिम बजट आया था। अब जुलाई में जिस तरीके से सेशन वगैरह पूरा चालू हो गया है, 18th लोकसभा का गठन हो गया, सारे सदस्यों ने लोकसभा में अभी ओथ ले ली है, तो अब पूरा जो सेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली फंक्शनिंग करेगा। जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, आने वाली सरकार जो है उनकी क्या आने वाले इन 1 सालों में कौन कौन से उनके विज़न हैं, उन सब के ऊपर में बात की जाएगी। बजट तैयार होगा और 1 साल में किस तरीके से गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाली है, इसको लेकर के बातचीत होगी। तो इसी के ऊपर में एक एडिटोरियल है, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। किन किन मेजर पिलर्स पे बात करने की ज़रूरत है आने वाले बजट में, इसके बारे में बात की गई है, तो काफ़ी अच्छे से तसल्ली से देखेंगे इसको। अगला जो न्यूज़ है वो है अ प्ले बुक टू हैंडल।
गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो बेसिकली ये भी एडिटोरियल है, ये आपको जीएस पेपर 3 में हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर गेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात की जा रही है, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डायबिटीज़ के केसेस निकल करके आते हैं। तो इसको लेकर के एक एडिटोरियल है जिसमें क्या कारण है और किस तरीके से, किन कमियों की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं और किस तरीके से इसको क्योर किया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। यहाँ पर बोला जा रहा है, बेसिकली ये द हिंदू का एडिटोरियल है दोनों के, और यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड बात की जा रही है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नीड टू पे ग्रेटर अटेंशन। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक ग्रेटर अटेंशन होना चाहिए किस फील्ड में, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या मतलब होता है कि जब भी आप जाते हैं किसी, मान लीजिए कि घर में कोई व्यक्ति जो है वो एक तरीके से बीमार पड़ता है, जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं, कई बारी ऑपरेशन करना पड़ता है और उसमें कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं, तो वहाँ पर आपसे एक जो पेपर है वो पहले ही साइन करवा लिया जाता है कि अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है या उसमें कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी या फिर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस तरीके की चीज़ें साथ के साथ में कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर बोला जाता है कि किसी मरीज को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर डिटेल नहीं बताया जाता है कि बीमारी क्या है, क्यों ये ऑपरेशन ज़रूरी ही है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है या नहीं, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डाटा डिटेल नहीं दी जाती है हॉस्पिटल के द्वारा। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है कि डॉक्टर को पहले ही पेशेंट को बताना पड़ेगा कि भाई क्या बीमारी है, आपको क्या समस्या है, और उसका जो भी हम आगे अपना प्रोविज़न करने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या बदलाव होंगे, क्या फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, या फिर क्या किस चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में कंसेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर में ये बात की गई है, तो हम इसको समझेंगे काफ़ी अच्छे से। अगली जो न्यूज़ है वहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट टू अमेंड 2006 एक्ट। तो बेसिकली एमएसएमई से रिलेटेड है ये, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होता है जिसको एमएसएमईज बोला जाता है। यहाँ पर 2006 का एक एक्ट है जिसमें अभी संशोधन की बात की जा रही है, और ये 2006 का जो एक्ट है बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर के है कि जब भी कोई, मान लीजिए एमएसएमई में 2 एमएसएमईज ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जिनके बीच में पेमेंट को लेकर के, या कोई भी चीज़ मान लें सामान आयात निर्यात किया गया है, ख़रीदा गया है, यानी कि परचेजिंग और सेल हुई है, तो कई बारी पेमेंट को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, इसको लेकर के 2006 में ये जो एक्ट आया हुआ था उसमें अब कुछ अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है, सो दैट ये जो पेमेंट डिस्प्यूट है उसको और बेटर वे में क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। दूसरी बात यह है कि 2017 में एक समाधान पोर्टल लाया गया था इन्हीं एमएसएमईज को, जो डिस्प्यूट हैं उनको सही तरीके से टैकल करने के लिए। तो इसके ऊपर में भी इस आर्टिकल में बात की गई है, इंडियन एक्सप्रेस में ये आया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कल से आपको सारी चीज़ें सेपरेट मिलेंगी, एडिटोरियल अलग मिलेंगे, न्यूज़ अलग मिलेगी, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है किस में आया है या किस में नहीं आया है। आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को जानना है कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी और एमएसएमई से रिलेटेड बहुत अच्छा एक ओवरव्यू आपको मिलेगा। अगली जो न्यूज़ है, मैंडेट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड डिसिसिव गवर्नमेंट हिस्टोरिकल स्टेप दिस बजट। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने अभी कल जो है संयुक्त सदन में पहला अभिभाषण दिया है 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से, और साथ के साथ में वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जैसे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी आपातकाल को लेकर के कुछ बातें कहीं। साथ के साथ जब भी नई लोकसभा का एक तरीके से गठन होता है और राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण होता है किसी सत्र का, तो वहाँ पर क्या चीज़ें बोली जाती हैं, अपनी जो सरकार है, मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री जो है वो किसी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख बोला जाता है, तो उस कार्यपालिका का अगर आप हेड देखेंगे तो वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, 74 के तहत प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, उनको ओथ दिलाते हैं और फिर पूरे मंत्रिमंडल को वो शपथ दिलाते हैं। तो बेसिकली आपने अगर कल डिबेट भी जो एक तरीके से जो संवाद किया है, उन्होंने संबोधन किया है राष्ट्रपति जी ने, उनमें भी उन्होंने मेरी सरकार बोला है। ऐसा नहीं बोला कि मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि मेरी सरकार की ये उपलब्धियाँ रही हैं, पिछले 10 सालों में मेरी सरकार ने ऐसा काम किया है और आगे आने वाले समय में मेरी सरकार इस तरीके से काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव होती है उसका भी हेड राष्ट्रपति ही होता है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, बट राष्ट्रपति उसके हेड हैं।
आर्टिकल 52 में भी चीज़ें मेंशन की गई हैं इसके बारे में। तो ये जो पूरा टेन्योर होता है किस तरीके से आगे चलेगा, इसके बारे में कल द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने सत्र की पहले भाषण में बात की और अपनी सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां भी गिनाई और आगे चल के किस तरीके से लेके जाने वाले हैं उसकी भी बात की, और साथ के साथ इमरजेंसी को लेकर के भी उन्होंने कुछ सारी बातें कहीं। 24 जून 1975 में इमरजेंसी लगी थी, अभी उसके लगभग 50 ईयर्स जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो हमने बात की थी कि जब स्पीकर ने अपना पोस्ट एक तरीके से ग्रहण किया था तो उन्होंने भी निंदा प्रस्ताव लाया था इमरजेंसी के ऊपर, द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इसके ऊपर में बात की है। तो इस तरीके के पॉलिटिकल इशू बहुत ज़्यादा बन गए हैं कि क्या द्रौपदी मुर्मू जी को इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए था या नहीं, इसको लेकर के छोटी सी न्यूज़ है, तो हम उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है छोटी क्लास रहने वाली है लेकिन इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल डाटा को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, कल से सारी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेंगी। फिलहाल हम कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहते, इसलिए हम हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम एडिटोरियल देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। बात किसके बारे में की जा रही है, बजट 2025 इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर 2024-2025 का जो ये बजट आने वाला है जो कि जुलाई में पेश किया जाने वाला है, इसमें ऐसे क्या क्या पिलर्स को शामिल किया जाए जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे और टॉप 5 से टॉप 3 और फिर टॉप 1 पर भी हम पहुँचे। तो इस तरीके का विज़न जो हम ले करके चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा बजट में किस तरीके की चीज़ों को शामिल किया जा सकता है इसके ऊपर में बात की गई है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो बात की गई है कि इन मोस्ट एडवांस इकोनॉमी द एनुअल बजट इज़ अ नॉन इवेंट इट इमर्जिंग मार्केट एंड अदर हैंड। यहाँ पर बात बेसिकली की गई है कि अभी जो इमर्जिंग मार्केट वाला हमारा पूरा एरिया है और जो हम इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो बजट का रिलेवेंट बेसिकली क्या है, तो बजट का रिलेवेंस ब्रिटिश एरा से ही है। ब्रिटिश एरा में भी बेसिकली सरकार आगे आने वाले 1 सालों में क्या करने वाली है और उसके लिए कितनी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कितना काम है उनको लोन लेकर के करना पड़ेगा, उनके पास कितना रेवेन्यू आने की संभावना है और कितना उनको अपने ही जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का खाका जो है वो बजट में आपके तैयार होकर के आता है। ठीक है, आर्टिकल 112 जो है वो बजट से रिलेटेड बातें करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखेंगे कि कहीं पर भी बजट शब्द मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बजट शब्द बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वित्तीय विवरण लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये बहुत बेसिक, इसको मैंने थोड़ा सा बता दिया, वित्तीय विवरण बोला जाता है। ये बजट अलग से एक टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बजट होता क्या है, एक ओवरव्यू जानने के लिए होता है कि आने वाले 1 सालों में गवर्नमेंट का कितना, एक तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी उसमें कितना उनका खर्च होगा, उनके पास कितना रेवेन्यू आएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में कितना खर्च करेंगे। 2 तरीके के वे होते हैं, एक तरीके से होता है, एक होता है कि राजस्व व्यय, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, जिसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय ऐसा व्यय होता है जिसमें सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसमें सरकार की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि सोशल वेलफेयर के जो स्कीम्स है उसमें गवर्नमेंट को देना ही देना है, पेंशन जो है गवर्नमेंट को देना ही देना है, उसके रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको बोला जाता है राजस्व व्यय। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा असेट क्रिएट करते हैं। असेट मतलब क्या कि कहीं पर हम जा कर के एयरपोर्ट बना रहे हैं, कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इससे एक संपत्ति जनरेट हो रही है और आगे चल करके ये जो खर्च है वो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। अगर हम मान लीजिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट में हम खर्च कर रहे हैं, तो जब वहाँ पर सिविल एविएशन चालू हो जाएगा या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो जहाज़ें आएंगी यानी कि एक्सपो जो एक तरीके से जो ये पूरा एयरपोर्ट होगा उसका यूज़ होगा, तो फिर वहाँ से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल व्यय कहने का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट के द्वारा कि वो बाद में जा कर के कुछ ना कुछ उनको रिटर्न, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। बट राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट की एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, जो खर्च करना होता है बट उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं बनता।
जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम बात करते हैं जब रेवेन्यू जनरेट होती है गवर्नमेंट के पास में, राजस्व आता है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है गवर्नमेंट के लिए। क्यों फ़ायदेमंद होता है? जैसे कि मान लीजिए टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, तो ये जो रेवेन्यू जनरेट होती है ना, वो जो रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है या फिर राजस्व प्राप्ति जो बोला जाता है, इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। क्योंकि टैक्स लेने के बाद में ऐसा नहीं, वो अलग बात है कि DPSP में चीज़ें मेंशन की गई हैं कि सरकार को जनता के लिए कुछ भी वेलफेयर के काम करने हैं, सरकार को करना चाहिए, बट जो रेवेन्यू प्राप्ति होती है, एक तरीके से राजस्व का संग्रह होता है या राजस्व प्राप्तियां होती है, वो गवर्नमेंट के लिए काम की होती हैं, क्योंकि उसमें उनको कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, उनके पास सिर्फ कलेक्शन आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक तरीके से कैपिटल एक्सेप्टेंस की, तो वहाँ पर क्या होता है, पूंजीगत जो प्राप्तियाँ होती हैं उसमें हमारा जो है वो क्या होता है, लाइबिलिटी क्रिएट होता है। पूंजीगत प्राप्ति यानी कि मान लीजिए हमने किसी इंटरनेशनल लेवल पे लोन ले लिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ पर क्या होगा, जब हम लोन लेंगे तो कभी ना कभी उसका इंटरेस्ट तो पे करना ही करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। तो ये 4 टर्म होते हैं यहाँ से आपके लिए, जो मैंने अभी बात की, इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझा देती हूँ सो दैट आपको और क्या हो, क्लियरिटी आ सके। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है, एक होता है राजस्व प्राप्ति और दूसरा होता है राजस्व व्यय। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बेसिक टर्म है, ये चीज़ें पता होंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आएगी। तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में क्या होता है, राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या है, ऐसी प्राप्तियाँ जैसे कि टैक्स कलेक्शन वगैरह, यहाँ से गवर्नमेंट के ऊपर में क्या हो रहा है, कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, बस टैक्स कलेक्शन है, गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को उसके बदले जनता को कुछ देना ही देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी राजस्व प्राप्ति। और दूसरा होता है राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पेंशन वगैरह की चीज़ें हैं, उसमें सरकार खर्च कर रही है, सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण के ऊपर में सरकार खर्च कर रही है। तो राजस्व व्यय क्या हो गया, ऐसा व्यय, ऐसा एक्सपेंडिचर जहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा जा रहा है, आने का उससे कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, तो राजस्व व्यय जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, बट राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैसा मिल रहा है, मुझे खर्च नहीं करना है। ठीक है, जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है किसका, पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय का, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर क्या बोला जाता है, कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर जब पूंजीगत, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूंजीगत व्यय की अगर बात कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय कहने का क्या मतलब है कि ऐसा व्यय, ऐसा एक्सपेंडिचर जहाँ से हमारे लिए असेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा भले जा रहा है, खर्च भले हो रहा है, बट यहाँ से असेट जो है वो क्रिएट हो रहा है। असेट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, इन सब से कहीं ना कहीं आगे चल के गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। तो पूंजीगत व्यय जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा होता है, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति जो होती है वो गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति कहने का मतलब है, मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यहाँ से इसको कहते हैं इंग्लिश में कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरली हम लोन वगैरह लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, और जब ये लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी क्रिएट होती है कि इसका बाद में हमको ब्याज भी भरना पड़ेगा। इसलिए राजस्व प्राप्ति अच्छी होती है, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति हमारे लिए अच्छी नहीं होती, ये इसको याद रखिएगा। राजस्व व्यय जो है वो हमारे लिए ख़राब होता है, क्योंकि यहाँ पर खर्च करना पड़ता है, गवर्नमेंट को कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता, बट जो पूंजीगत व्यय होता है यानी कि जिससे असेट क्रिएट हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं पूंजी के ऊपर में, किसी संपत्ति के ऊपर में जो हम खर्च करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर में पूरा जो है आपका बजट वाला सिस्टम है और पूरी इकोनॉमी जो है वो चलती है। ठीक, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब बैक टू द एडिटोरियल आ जाते हैं। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है कि जिस तरीके से बजट होता है, आने वाले समय में सरकार के क्या एक तरीके से दायित्व रहने वाले हैं, कौन कौन सी स्कीम्स और कौन कौन से सेक्टर्स में सरकार सबसे ज़्यादा काम करने वाली है, इसका एक ओवरव्यू होता है जो कि सभी के लिए ज़रूरी होता है। मार्केट में कोई है उसके लिए भी ज़रूरी है और जो आम जनता है उसके लिए भी ज़रूरी है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग किस तरीके की होगी, दोनों ही चीज़ों के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हों, उनके लिए एक ओवरव्यू मिलता है बजट से। यहाँ पर बेसिकली बात की गई है इस एडिटोरियल में कि 5 जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो 5 सेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा,
कि अभी हम जब देख रहे हैं जिस तरीके से कि मार्केट जो है जैसे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेजर मुद्दा क्या है? एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारा घट रहा है, तो इसके ऊपर में बात करने की ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा है पॉवर्टी का। गरीबी जो है वो काफ़ी एक तरीके से कहना चाहिए कि काफ़ी बड़े लेवल पे अभी भी बनी हुई है। तीसरा मुद्दा है मार्केट में इतने सारे अप एंड डाउन्स हो रहे हैं उसको लेकर के। चौथा मुद्दा आपको दिखेगा बजट को लेकर के। एफआरबीएम वगैरह की अभी हम बात करेंगे, तो बजट जो है उसमें हम कुछ ना कुछ एक तरीके से मेज़र लेते हैं, बट उसको कितना फुलफ़िल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इसको लेकर के कुछ कुछ पिलर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, साथ के साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये जो 4-5 पिलर हैं जिनके ऊपर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इकोनॉमी में, साथ के साथ में तीनों सेक्टर जो इकोनॉमी के हैं, प्राइमरी सेक्टर हो जैसे कि एग्रीकल्चर हो, सेकेंडरी हो यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है, उद्योग वगैरह, और टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस वाला जो सेक्टर है, इन तीनों ही सेक्टर्स में बराबरी से ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी एक को छोड़ करके दूसरे पे जंप मारना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, और ये हम बहुत लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं। जब हमने बात की कि पहली पंचवर्षीय योजना में हम कृषि पे गए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पर ध्यान दिया, लेकिन उसके बाद से हम डायरेक्ट क्या हो गए, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और हम सीधा प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर पे कूद गए और हमने सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं अभी भी जो है इंडियन इकोनॉमी लो इनकम कंट्रीज़ में गिनी जाती है। बट यहाँ पर बोला गया है कि अगर इन कुछ 4-5 पिलर्स के ऊपर में ध्यान दिया जाए तो आने वाले समय में बाय 2047 नहीं, बाय 2042 जो है वो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, और 2042 तक हो सकता है कि हम अपर मिडिल इनकम वाली कंट्रियों में शामिल हो जाएं, जहां पर अपर मिडिल इनकम यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है, वो काफ़ी अच्छी खासी हो जाए। हो सकता है अगर हम इन 4-5 पिलर्स के ऊपर में अच्छे से ध्यान दे देंगे तो। ठीक है, तो पहली बात तो हमने समझ ली कि क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या लॉन्ग टर्म विज़न क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आगे हर सेक्टर के ऊपर में ध्यान देना है, इसको लेकर के बजट बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सेकंड जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ेगा? जब आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में बहुत ध्यान देंगे। रोज़गार विहीन जो विकास होता है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर नेग्लेक्ट किया है, मतलब कि उद्योग कम लग रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम है, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है यानी कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर भी है लेकिन वहाँ पर आउटपुट उतना अच्छा नहीं है। टर्सरी सेक्टर में जाने के लिए हर इंसान को स्किल की ज़रूरत है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे बड़े एक तरीके से बोलना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। बट मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर ऐसा है जहाँ पर अगर कम स्किल वाला भी इंसान है, कम पढ़ा लिखा भी इंसान है, तो वो आ करके अपना क्या कर सकता है, किसी फैक्ट्री वगैरह में, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वर्कफोर्स उसका स्ट्रॉन्ग है, अगर वो मेहनत करना चाहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो रोज़गार को क्या कर सकता है, ग्रैब कर सकता है। इसलिए बात की गई है कि सेकंड पिलर सबसे ज़्यादा बात किसके ऊपर में की जानी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में बात की जानी चाहिए। उसके बाद में तीसरे पिलर के रूप में बात की गई है एफआरबीएम। एफआरबीएम क्या है? बेसिकली एफआरबीएम एक एक्ट आया था, कब आया था ये? 2021 में 31 मार्च को आया था ये बेसिकली। और जब यहाँ इसके पहले आ गया था, लेकिन इसका टारगेट क्या रखा गया था? इसका टारगेट रखा गया था एफआरबीएम का कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस तरीके से फिस्कल जो अपना रेवेन्यू है यानी कि जो राजस्व है उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि हमारा जो तीसरा जो पिलर एफआरबीएम है, बेसिकली इसमें टारगेट रखा गया था कि 31 मार्च 2021 तक जो जीडीपी का हमारा है, टोटल जो जीडीपी हमारी है उसका कम से कम जो 3% हो वही राजस्व घाटा होना चाहिए। यानी कि जो भी हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 3% पे आकर के रह जाए। राजकोषीय घाटा कहने का क्या मतलब है कि दो चीज़ें होती है। बजट में क्या होता है कि कितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है। आय और व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोला जाता है? राजस्व घाटा बोला जाता है। अगर मान लीजिए हमारा आय जो है, इनकम जो है कम है लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, तो घाटे की स्थिति हो जाएगी। तो ये जो बजट पूरा होता है वो इसी आय और व्यय पर, यानी कि इनकम कितनी है हमारी और एक्सपेंडिचर हमारा, खर्च कितना होने वाला है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। राजकोषीय घाटे का कहने का क्या मतलब होता है कि ये जो राजस्व का घाटा है वो साथ के साथ में गवर्नमेंट को अपनी जेब से कितना एक तरीके से खर्च करना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट को अपना जो पूरा ये साल है उसमें कोई भी चीज़ जो भी वो सोशल वेलफेयर
की स्कीम लाएगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के कोई भी स्कीम लाएंगी तो उसमें कितना काम लोन लेकर के करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर में जब बात की जाती है तो उसको राजकोषीय घाटा से एक तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली बात यही की गई है कि जब ये FRBM एक्ट आया था तो फिजिकल रेवेन्यू यहाँ पर मैनेजमेंट की बात की गई थी। तो जब ये FRBM एक्ट आया था तो यहाँ पर टारगेट रखा गया था कि 31 मार्च 2021 तक हम जो पूरा हमारा राजकोषीय घाटा है उसको GDP के 3% तक ला करके रखेंगे, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाई हैं। अभी भी ये जो 3% का दायरा है वो हम रीच नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में बात की गई है कि अगला जो ये बजट आने वाला है इसमें इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए, फोकस दिया जाए कि 2021 में जो हमने टारगेट लिया था, जो शपथ ली थी, एटलीस्ट वो चीज़ फुलफिल हो पाए। राजकोषीय घाटा जो है हम GDP के 3% पर ला करके रख दें। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है। तो ये बेसिकली ये पूरा एडिटोरियल है, ये बात कर रहा है कि किन किन सेक्टर्स के ऊपर में गवर्नमेंट को अभी सोच करके बजट तैयार करने की ज़रूरत है और जिसके ऊपर में अगर हम काम करेंगे तो आने वाले समय में हम एक बहुत ही अच्छी और भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 5 पिलर्स की या 5 की एलिमेंट्स की बात की थी उसमें सबसे पहले बात की गई है ग्रोथ के ऊपर में कि 4-5 पिलर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें क्या क्या है, सबसे पहला तो आएगा आपका ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ आएगा, साथ के साथ में अगर आप बात कर लीजिए यहाँ पर ग्रोथ आएगा। पहला पिलर ये है कि आप विकास के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं, साथ के साथ में पब्लिक जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, असेट्स है, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। तीसरा बात है कि आप किसके ऊपर में ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने अभी बात की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में ध्यान दीजिए। अदर चीज़ें जो हैं इसके बाद में जो बढ़ जाती हैं उसके ऊपर में ध्यान दीजिए। इस तरीके से कुछ 4-5 पिलर हैं जिनके ऊपर में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, ग्रोथ हो गई, पब्लिक आप फाइनेंस के ऊपर में ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आप पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं, और फिर अदर जो पिलर्स है उसके ऊपर में ध्यान दीजिए। तो इन 4-5 की फैक्टर्स के ऊपर में ध्यान दे करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को और इवॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए सजेशन नहीं है, ये आपके लिए भी एक तरीके से की पॉइंट्स है। जब आपसे पूछा जाए कि अगर इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, हमें आंसर राइटिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए या फिर फास्टेस्ट ग्रोथ के लिए हमें किन किन पिलर्स के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ग्रोथ के ऊपर फोकस करिए। पर वो ग्रोथ बिना एम्प्लॉयमेंट के नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में ध्यान दीजिए। देन पब्लिक फाइनेंस, यानी कि हर इंसान की जो वित्तीय स्थिति है उसको भी मजबूत करने की कोशिश कीजिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और फिर आप अदर चीज़ों के ऊपर में आ सकते हैं। यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर हम जो जिस तरीके से ग्रोथ के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर इस तरीके का विज़न लेती है, जैसे कि विकसित भारत अभियान एक गवर्नमेंट का विज़न है जिसमें बात की गई है कि 2047 तक हम क्या हो जाएंगे, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी हम विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, यानी कि डेवलपिंग है, हम अभी हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विकसित भारत अभियान के तहत हमने विज़न रखा है कि बाय 2047, यानी कि जब हम स्वतंत्रता के 100 साल पूरे कर लेंगे, तब हम डेवलप्ड यानी कि विकसित देशों में आ जाएंगे, जिस तरीके से अमेरिका वगैरह का नाम चलता है। तो ये जो विज़न है इसको पूरा करने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, एक व्यक्ति जो है वो कितना कमा पा रहा है इंडिविजुअल लेवल पे। तो यहाँ पर बात की गई है कि अभी जो है 2023 तक हमने थोड़ा इंक्रीमेंट देखा है। ठीक है, पहले जो $2500 का एक तरीके से पर कैपिटा इनकम था उसको बढ़ा करके $14,000 तक लाने की बात की गई है। 9.2% का ग्रोथ भी देखा है हमने इस फील्ड में। और अगर हमें इसके ऊपर में और ज़्यादा अच्छे से काम करना है, और अगर हम इस ग्रोथ को पर कैपिटा इनकम को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2030 तक हम अपर मिडिल कंट्रियों में आ जाएंगे, अपर मिडिल इनकम वाली कंट्रियों में आ जाएंगे। साथ के साथ में 2042 तक हम क्या हो जाएंगे, हायर इनकम वाली कंट्रीज़ में शामिल हो जाएंगे। तो यहीं पर मैं ये बात कर रही थी कि पर कैपिटा इनकम के ऊपर में ध्यान देना ज़रूरी है। और वो कैसे हो जाएगा, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देंगे या फिर आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, तब जा करके किसी व्यक्ति की आय जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। और फिर क्या होगा,
2030 तक, और फिर फाइनली 2042 तक यानी कि 2042 तक आप क्या हो जाएंगे, हम यानी कि इंडिया जो है वो हाई इनकम कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इनके ऊपर में बात करने की बात की गई है। साथ के साथ में और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जिस तरीके से बात की गई है, फीमेल ग्रोथ के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक इंक्लूसिव जो इकोनॉमी होती है, समावेशी जो अर्थव्यवस्था होती है, उसमें सारी चीज़ों को, सभी पिलर्स को, सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान देना पड़ता है। उसमें मेल के साथ साथ वुमेन का भी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में हो, इसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर्स को लेकर के चलना होता है। इस तरीके से साथ के साथ में आपका एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, जितनी भी ज़रूरतें हैं आपकी इकोनॉमी को स्मूथ चलाने के लिए, उन सब को इंक्लूसिव तरीके से लेकर के काम करना होता है। ठीक है, तो समावेशी विकास का मतलब यही है और उसका टारगेट ही यही होता है, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। केवल आप विकास कर रहे हैं ये भी आपके लिए सही नहीं है, और केवल आप समृद्धि कर रहे हैं ये भी सही नहीं है। दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, विकास भी होना चाहिए और एक इंसान का लाइफ स्टाइल अच्छा हो सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बात की गई है कि अगर इसी तरीके से इन सारे जिनकी एडिटोरियल्स में जिन जिन टॉपिक्स की बात हुई है, अगर इन टॉपिक्स के ऊपर में इंडिया ध्यान देता है, तो अभी इंडिया के टक्कर में कौन से दो कंट्रीज़ खड़ी हुई हैं, एक तो इंडोनेशिया और दूसरा है ब्राज़ील। ये जो है वो टॉप एक तरीके से हायर इकोनॉमी बनने के लिए इंडिया के साथ में क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कंपटीशन में है। लेकिन अभी भी इंडिया और ब्राज़ील की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंडोनेशिया और ब्राज़ील की जीडीपी ग्रोथ है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम इन सारे पिलर्स के ऊपर में ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इंडोनेशिया और ब्राज़ील को बीट करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कुछ मेन की पॉइंट्स हैं जो कि आपको भी आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए सजेशन भले हो सकता है, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरी बात मैंने एफआरबीएम के बारे में बताई है। 2017 में इसके ऊपर रिव्यू किया गया था, टारगेट 2021 तक का रखा गया था, 3% का राजकोषीय घाटा, जीडीपी का 3%। अभी तक ये टारगेट बहुत अच्छे से अचीव नहीं हो पाया है, हम क्लोज हैं इसके, लेकिन और अच्छे से काम करेंगे तो यहाँ तक भी अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि गवर्नमेंट जब कि एक तरीके से सॉवरन हो जाएगी, अपने जो भी उनके स्कीम्स हैं, जो भी उनके 1 साल के टारगेट हैं, अगर उनको उन चीज़ों के लिए लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली इंडिया जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसलिए इसको तसल्ली में डिस्कस किया है। कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट नहीं छूटे, इसके बारे में मैंने देखा है। भले ये थोड़ा सा बड़ा खिंच जाए, लेकिन बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि अगर हमें एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनना है तो फिर किन किन पिलर्स के ऊपर में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी जो 4-5 की फैक्टर्स हैं इसको याद रखिएगा, जिसमें ग्रोथ की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक फाइनेंस एंड अदर्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था और इसके ऊपर बात करना ज़रूरी था। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर बेसिकली द हिंदू का एडिटोरियल है, बात की गई है कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है इसको कम किया जा सकता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर में। जब भी प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन शुरू होता है तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ के साथ में ही क्या होता है, डायबिटीज़ के केसेस जो महिलाएँ होती हैं उनमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं तो उनके जो फूड हैबिट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। किसी को बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, किसी को बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है, तो अलग अलग इंसान के हिसाब से क्या होता है, बहुत सारी जो कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, फूड कंजप्शन होता है वो बहुत चेंज होता है। साथ के साथ में उस समय में कंजप्शन जो है, फूड का कंजप्शन, भूख ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। इस वजह से डायबिटीज़ का जो खतरा है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में, गर्भवती महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इंडिया में भी इसके बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लेंसेट की एक रिपोर्ट आई है। लेंसेट जो है अभी काफ़ी समय से महिलाओं को लेकर के बहुत सारे रिपोर्ट्स दे रही है, जिसमें उन्होंने अभी रिसेंट में वर्कआउट से रिलेटेड भी बात की थी, कि जिनमें उन्होंने बात की थी कि भारतीय महिलाओं को स्पेशली ऐसा लगता है कि वो घर के काम कर रही हैं, इट मीन्स उनका वर्कआउट हो रहा है, उनको एडिशनल वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, भारतीय महिलाओं को बहुत ज़्यादा एक तरीके से वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो लेंसेट जो है वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में अभी जो है महिलाओं से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में अपनी रिसर्च पब्लिश कर रहा है, और ये भी जो रिपोर्ट आई है वो लेंसेट की रिपोर्ट से ही निकल के आई है कि इंडिया में साथ के साथ में पूरे विश्व में और इंडिया में
मेजरली जो ये डायबिटीज़ का खतरा है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में हो रहा है वो बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। इसके ऊपर में लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर के ये रिपोर्ट है और बेसिकली बात की गई है कि इस तरीके के जो केसेस होते हैं केवल मदर को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, जो बच्चा है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। और डायबिटीज़ इस तरीके की बीमारी है वो जेनेटिक है। अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो वो बच्चे में आने की उसमें हार्डली एक तरीके से, हार्डली नहीं करना चाहिए, हैविली एक तरीके से संभावना होती है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि अगर पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज़ है तो आगे चल के बच्चों में भी आ जाएगा। तो ये जो गेस्टेशनल एक तरीके से डायबिटीज़ है ये बहुत बड़ा खतरा है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के बेसिकली इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ब्लड शुगर से रिलेटेड और बहुत सारी सिवियरिटीज़ होती हैं उसमें, बट टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसको क्योर किया जा सकता है अगर इसके ऊपर में ध्यान दिया जाए तो इसको लेकर के ये लैंसेट की रिपोर्ट थी जिसके ऊपर ये एडिटोरियल है। अब यहाँ पर बात की गई है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और क्यों इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बेसिकली बात ये की जाती है कि जो टेस्टिंग या डायग्नोसिस का प्रोसेस है वो ख़राब है। डायग्नोसिस अगर इस फील्ड में स्पेशली ध्यान दे करके की जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी जो ये प्रेगनेंसी वाला पूरा टेन्योर चलता है उसमें अदर फैक्टर्स के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है इसके ऊपर में थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है। इस वजह से ये केसेस जो हैं वो पहले ही डायग्नोस नहीं हो पाते हैं और आगे चल के मदर को साथ के साथ में जो बच्चे होते हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, साथ के साथ में बात की गई है कि किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो बेसिकली वही बात है कि जो चीज़ किसी बीमारी को, जहर ही जहर को काटता है, तो अगर जो है डायग्नोसिस ही मेन समस्या है इसके अंदर में, साथ के साथ केयर भी, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, खुद की ध्यान रखना, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में कंट्रोल किया जाए तो ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे प्राइमरली कहाँ पर कमी आ रही है, वो डायग्नोसिस की कमी आ रही है, तो इसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो काफ़ी छोटा आर्टिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है और लैंसेट की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को देखने की। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट हैज़ अ ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ 14%। तो ग्लोबल लेवल पे भी ये बहुत बड़ी समस्या और इंडिया के लेवल पे भी समस्या। तो इसको क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, बस इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है डायग्नोसिस के लेवल पे, साथ के साथ में किस लेवल पे, एक तरीके से लाइफस्टाइल के लेवल पे। ठीक है, तो ये बेसिकली केवल और डायबिटीज़ से ही जुड़ा नहीं है, इसके साथ साथ और भी कई सारे खतरे निकल करके आते हैं। जैसे कार्डियोमस्कुलर एक डिजीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है, जो कि हृदय की एक तरीके से गति को, जो भी ब्लड वगैरह पास होता है उसकी भी गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा घटा देता है। तो बीमारी एक और उसके कारण जो हैं और उसके जो प्रभाव हैं वो अनेक। तो इस तरीके से मदर जो है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रही होती हैं, पूरा जो प्रेगनेंसी का टेन्योर होता है, और उस बीच में अगर बच्चे को भी एक तरीके से कुछ भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं तो फिर आने वाले समय में बच्चे के लिए भी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। इसलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगला जो एडिटोरियल है ये भी द हिंदू का ही है और यहाँ पर बात ये भी हेल्थ के रिलेटेड ही कर रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है सामान्य व्यक्तियों की। बोला जा रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नीड टू पे ग्रेटर अटेंशन टू इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट मैंने बताया क्या, एक तरीके से सहमति होती है डॉक्टर के द्वारा। जब भी आप या मैं जा रहे हैं डॉक्टर के पास किसी बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि क्या बीमारी है, उसके क्या कारण है, किस तरीके से वो ठीक हो सकता है, उसकी प्रॉपर डिटेल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको सर्दी खांसी जुकाम है, ठीक है, इस वजह से हो गया होगा, आप बारिश में भीग गए होंगे, इसके लिए मैं ये दवाई दे रहा हूँ, आप खा लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं, प्रॉपर एक तरीके से कंसेंट देने का मतलब क्या है कि पूरे तरीके से उस बीमारी के बारे में, उसका पूरा प्रोसेस जो इलाज का चलने वाला है उसके बारे में, ऑपरेशन वगैरह है उसके बारे में, और ऑपरेशन के बाद क्या आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी देना ये हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है। इसको बोला जाता है क्या, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। लेकिन अभी यहाँ पर एडिटोरियल किसके लिए आया है, यहाँ पर बात की गई है कि जब भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जनरली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है इसको बहुत
बहुत नेगलेक्ट किया जा रहा है। बेसिकली डॉक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी बीमारी है, ऑपरेशन होना है नहीं होना है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, सबके बारे में डॉक्टर जानकारी दें। लेकिन जनरली अभी होता क्या है, अब अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो नर्सें होती हैं वो क्या होती हैं, एक पेपर लेकर के आ जाती हैं, बोल देती हैं कि भाई इसमें साइन कर दीजिए, इसमें ये चीज़ें मेंशन है। ना उनको प्रॉपर रीड करने दिया जाता है, कई बार ब्लैंक पेपर पे भी साइन करवा लिया जाता है, कई बार फोर्स करके करवाया जाता है कि आप इस पे साइन करिए अदरवाइज हम ऑपरेट नहीं करेंगे। फिर इंसान के जान जाने के डर में जो पेशेंट की फैमिली होती है उसको उस पर साइन करना ही करना पड़ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बारे में छोटा सा आर्टिकल है और यहाँ पर बोला गया है कि ये डॉक्टर की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चीज़ है ये। यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी क्या होती है, हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर हैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। एक क्या करते हैं, पेपर साइन करवा लेते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि जो भी इसके बाद जो भी परिणाम होंगे वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इस तरीके से काम नहीं चलता है। जो हॉस्पिटैलिटी वाला पूरा सेक्टर है उसमें भी नैतिकता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो एथिक्स से रिलेटेड आप यहाँ से एक एग्जाम्पल उठा सकते हैं और एथिक्स के पेपर में आप इसको भी कोट कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 4 में भी आप इसको एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर बात की जाती है कि मेडिकल के फील्ड में डॉक्टर्स की नैतिकता किस तरीके से है। जब वहाँ पर जा रहा है कोई पेशेंट तो उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना, हर चीज़ों के बारे में उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिख करके साथ के साथ में पूरी डिटेल में उस बीमारी के बारे में बताना, ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। इसको लेकर के ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है और बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसमें, लेकिन एथिक्स के लिहाज से आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं ये वाले आर्टिकल के ऊपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सारा प्रीलिम्स के लिए डाटा भी मिल सकता है और आपको अगर मेंस में भी आंसर राइटिंग के लिए किया जाए कि एमएसएमई सेक्टर्स में किस तरीके से काम करना ज़रूरी है, वहाँ पर भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक तरीके से क्या करेगा, हेल्प करेगा। बात किसके बारे में की जा रही है, गवर्नमेंट टू अमेंड 2006 एक्ट टू स्ट्रीमलाइन डिस्प्यूट ओवर डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला एक तरीके से सेक्टर है। यहाँ पर आपको जो सूक्ष्म उद्योग दिखाई देंगे, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिलाएं हों, इस क्षेत्र में आपको बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अभी जीतन राम मांझी जो हैं उनको बनाया गया है, एमएसएमई मंत्रालय उनको सौंपा गया है, तो वो अभी 2006 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने की बात कह रहे हैं। और ये किस तरीके का एक्ट है, तो 2006 में जो भी पेमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करने के लिए ये एक्ट तक किया गया था, अमेंडमेंट लाया गया था। लेकिन क्या है, एक तो ये पुराना हो चुका है, दूसरा ये है कि इसमें जो पेमेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो पूरा मुद्दा है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, उसको और कितना कम से कम समय में हम रिजॉल्व कर पाएँ, सो दैट एमएसएमई फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों इस फील्ड में जुड़ने के लिए और इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल करके दें। इसको ध्यान में रखते हुए 2006 के इस एक्ट में क्या किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि 2006 का ये जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा और कुछ एडिशनल प्रोविजंस जुड़े जाएंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया है। तो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाएगा इस एक्ट के तहत। तो फिर क्या होगा, पेमेंट का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के जो प्रोसेस होगी वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। साथ के साथ में और भी कई सारे पिलर्स के ऊपर में काम करने की बात की गई। बेसिकली 2017 में हमने एक समाधान पोर्टल लाया था। तो समाधान पोर्टल नाम से ही इसमें दिखाई दे रहा है, समाधान करने के लिए जो भी परेशानियां हैं इस फील्ड में पेमेंट वगैरह से रिलेटेड, या फिर कोई भी डिस्प्यूट है दो कंपनीज़ के बीच में, एमएसएमईज़ के बीच में, और महिलाएं या फिर पुरुष जो भी इस फील्ड में लगे हुए हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये जो समाधान पोर्टल आया था, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए और इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 2006 के इस जो एक्ट है उसमें फिर से अमेंड करने की बात की जा रही है, ठीक है। साथ के साथ में जो मिनिस्ट्री है उसका कुछ एम भी रखा गया है। एम क्या रखा गया है कि टीम एक काम है। टीम क्या है, टीम का फुल फॉर्म है आपका ट्रेड इनेबल्ड मार्केटिंग, ठीक है। तो ट्रेड इनेबल्ड और मार्केटिंग यानी कि टीम, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि
क्या बात की हमने, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। बेसिकली ट्रेड को इनेबल करना है, जो भी व्यापार है उसको भी, और साथ के साथ में मार्केटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस देना है। तो एमएसएमई बिल्कुल पूरा जो सेक्टर है वो बेसिकली प्रोडक्शन और उसका एक तरीके से किस तरीके से वो बेचा जा रहा है उसके ऊपर में ही बेस्ड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में ये ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है। छोटे छोटे लेवल पे उद्योग होते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में जो छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल लेवल पे, देश के लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हमारे एमएसएमई उद्योग जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी बिक्री हो। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बारी साल में 2-3 बार हम फेयर लगाते हैं, बुक फेयर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो आदिवासी ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा कुछ चीज़ें बनाई गई होती हैं उसको हम रखते हैं। हाथ से जो बहुत छोटी छोटी एमएसएमईज होती हैं, कुछ वैसी होती हैं जो बहुत बुनाई का काम करती होती हैं, बहुत ही यूनिक चीज़ें बनाते हैं, तो उनको हम उस एग्जीबिशन में लगाते हैं। और जब विदेश से लोग आते हैं उन चीज़ों को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो उसको परचेस करके ले जाते हैं, तो इससे डिमांड बढ़ती है। तो बेसिकली ये जो टीम है, ये जो टीम योजना है, इसके तहत भी यही काम किया जा रहा है, ट्रेड को इनेबल करना और मार्केटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। तो एमएसएमई इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम करने के ऊपर में एक तरीके से सोच रहा है। साथ के साथ में इसका टारगेट ये है कि लगभग 5 लाख आप एमएसएमई को ओपन नेटवर्क डिजिटल कनेक्टिविटी पे ला करके रख दें। तो इसको फुल फॉर्म क्या है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि 5 लाख जो एमएसएमईज हैं फिलहाल हमारे यहाँ पे, बेसिकली माइक्रो और स्मॉल जो एंटरप्राइजेज हैं, मीडियम की आप बात छोड़ दीजिए, माइक्रो और जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जिसमें वित्त जो है, फाइनेंसिंग, निवेश थोड़ा सा कम लेवल पे होता है, लेकिन ये इसी क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो 5 लाख एमएससीज हैं इसको क्या किया जाएगा, ओपन नेटवर्क डिजिटल कनेक्टिविटी के थ्रू जोड़ा जाएगा, सो दैट ऑनलाइन परचेसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन सब के लिए भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, मोटिवेट हो सके, और उनका जो काम है उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी और फास्टेस्ट ट्रेड होगा, ठीक है। ऑनलाइन ऐप वगैरह बना करके छोटे छोटे उद्योग क्या कर सकते हैं, अपना वेबसाइट बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उनका क्या होगा, जो रीच है वो नेशनल लेवल पे भी बढ़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, जो मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जो छोटे लेवल पे जो उद्योग लगा करके काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। साथ के साथ में यहाँ पे बात की गई है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को होगा, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट में हैं, उनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा विकास देने की ज़रूरत है। ऐसी सिटीज़ को बहुत फ़ायदा होगा और वुमेंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एमएसएमईज जो हैं वो आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, गांव के लेवल पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उद्योग आपको दिखाई देंगे, और जहाँ पर ये एमएसएमईज लगे होते हैं वहाँ पर महिलाएँ जो होती हैं इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आपको एक्टिव दिखाई देंगी। ऐसे बात की जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी महिलाओं का योगदान काफ़ी है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में भी महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व दिखाई देती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इस सेक्टर के ऊपर में काम किया जा रहा है, और अभी ये जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट करके और इसको बहुत बढ़िया आउटपुट निकाल करके दे, इसके ऊपर में पूरा ये काम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो कुछ की पॉइंट्स है इसमें आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कि 2017 का समाधान पोर्टल है, ये जो एक्ट में हम संशोधन कर रहे हैं, अभी मैंने बात की टीम को लेकर के और साथ के साथ में ओएनडीसी को लेकर के। तो इस तरीके की चीज़ों को जब आप अपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इन सभी सेक्टर्स के ऊपर में काम करने के बारे में बात की जा रही है। मिनिस्टर कौन है अभी फ़िलहाल में एमएसएमई के, जीतन राम मांझी जी, तो याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है बेसिकली। आर्टिकल 87 जो होता है संविधान में, ये 87 का क्लॉज 1 जो है, ये बेसिकली जब भी नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों ही लोकसभा को बुला करके और एक पहला अभिभाषण देते हैं नई लोकसभा का जब गठन होता है तो, ठीक है। तो अभी कल जो है वो राष्ट्रपति जी ने हमारी जो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही सदस्यों को एक जगह पे बैठा करके और अपना अभिभाषण दिया। बेसिकली अभिभाषण में आने वाली जो गवर्नमेंट है वो आने वाले 1 साल में क्या काम करने वाली है और उन्होंने पिछले समय में क्या काम किया है, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारा ओवरव्यू दिया। मुद्दा थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो गया क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी की बात कर दी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि राष्ट्रपति जी ने भी जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं उसको लेकर के एक तरीके से बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, बोला है कि इसके ऊपर में
काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका पूरा फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें तो कौन से आर्टिकल के तहत में राष्ट्रपति लोकसभा की पहला जो सत्र होता है उसके पहले दिन जो संबोधन करते हैं उसको आप याद रखिएगा, आर्टिकल 87 क्लॉज 1। अब यहाँ पर बात आती है कि एक संयुक्त सदन भी होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मेंबर्स होते हैं, वो भी राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है, और वो कहाँ पर होता है? आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन ये जो संयुक्त सदन होता है और जो अभी राष्ट्रपति जी जिनको बुलाए थे जिस सदन को, वो दोनों में फ़र्क है। जब भी कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक था या फिर कोई बिल था जिसके ऊपर में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसके ऊपर में बात करने की ज़रूरत है, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्टिकल 108 का यूज़ करके दोनों ही सदनों को संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और यहाँ पर जो बिल पास होता है उसको एक तरीके से पारित मान लिया जाता है, क्योंकि दोनों ही सदनों के लोग वहाँ पर थे, ठीक है। बट जो आर्टिकल 87 है उसके तहत जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जब पहला सत्र का संबोधन किया जाता है तब राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को बुलाते हैं और अपना एक संबोधन देते हैं। तो वो आर्टिकल 87 का क्लॉज 1 है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल एक तरीके से आर्टिकल वगैरह एंगल थे, इस वजह से इसको हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही। सेशन अभी थोड़ा 2 दिन से छोटा है क्योंकि हम अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाह रहे हैं इसलिए, लेकिन हम कुछ इसमें नए चेंजेस करने जा रहे हैं, इसको लेकर के हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर में काम करिए, हमारे साथ बने रहिए। डेफिनेटली आने वाले समय में और भी इंपॉर्टेंट यूज़फुल आपको सेशन मिलेगा जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हार्डवर्क करना हम भी बहुत अच्छा एक तरीके से ज़रूरी समझते हैं और आपके लिए अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करके लेके आएँ, ये भी हमारे संस्थान की बहुत बड़ी एक तरीके से प्रतिबद्धता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के साथ में और कुछ नए एंगल में, नए अंदाज में। तब तक के लिए नोटबुक एस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। हम नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।